जब कमांडर श्रीवान ने सुना कि महान यम ने विज्रांत को मित्र कहकर संबोधित किया, तो वे हैरान रह गए, क्योंकि इतने ऊंचे पद पर होते हुए भी यम एक सीमित दायरे में रहकर ही पेश आए। पर विज्रांत को जैसे किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं थी। विज्रांत ने उत्साह से पूछा, क्या सच में आप मेरे मित्र बनेंगे? यम मुस्कुराए, क्यों नहीं, तुम इतने बहादुर हो, तुम्हारे जैसे योद्धा को कौन अपना मित्र नहीं बनाना चाहेगा। और देखना, एक दिन तुम मुझसे भी अधिक शक्तिशाली बनोगे। फिर यम बोले, चलो अब अपने मुकाबले पर ध्यान दो, कल ही तो है ना। मुकाबले का नाम सुनते ही विज्रांत बोला, मित्र देखना, एक दिन मैं जरूर आपका एहसान चुका दूंगा। यह सुनकर विज्रांत के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। तभी वह बूढ़ा आदमी यम गंभीरता से बोला, विज्रांत देखो, तुम किसी को मत बताना कि हम मित्र हैं, ठीक है? फिर विज्रांत बोला, और हां, जब मैंने कह दिया कि मैं आपका शिष्य हूं, तो अब से मैं आपको आचार्य यम कहकर ही बुलाऊंगा। इस पर यम ने अपनी अंगूठी से एक नीले रंग का चमकता हुआ पत्थर निकालकर विज्रांत को दिया। वे बोले, यह एक पत्थर है जो मेरी ही शक्ति से बना है। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो और वहां से निकल पाना मुश्किल हो जाए, तो इसे तोड़ देना। मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा या सहायता भेज दूंगा। और हां, एक बात और, रात को जब पहाड़ी पर शक्ति विस्फोट होता हुआ देखो, तो तुरंत सबसे ऊपर वाली चौकी पर आकर मिलना। यम के चेहरे पर मुस्कान थी। वे बोले, ठीक है लड़के, अब तुम जाओ, तुम्हारी दादी इंतजार कर रही होंगी। यह सुनकर विज्रांत का पूरा शरीर कांप सा गया। वह बोला, हाँ हाँ ठीक है, रात को मिलते हैं। आज तो मेरी खैर नहीं, घर जाने में देर होगी, दादी पक्का मार लगाएंगी। यह कहकर विज्रांत तुरंत घर की ओर निकल गया। यह देखकर यम हंस पड़े और वे भी मावा से तेजी से निकल गए। अब वहां बस कमांडर श्रीवान ही खड़े रह गए थे। उन्हें अबू भी कुछ समझ नहीं आया, तो वे हाथ में वह पत्र लिए शक्ति महल की ओर चल दिए। पीछे पीछे सभी सैनिक भी महल में चले गए। इसी शक्ति महल का संचालन 7 चिरंजीवी योद्धाओं में से एक कर रहा था। उन्होंने इस राज्य में एक शक्ति स्थल की स्थापना की थी और उसे अपनी दैवीय मुहर से सील किया था। वहां एक महादिव्य अस्त्र या कहें एक सील भी थी। हर योद्धा वहां शक्ति महल के इस अस्त्र की तकनीक और अलग अलग सील प्राप्त करने के लिए हर 6 महीने में होने वाले मुकाबले में हिस्सा लेता था। अलग अलग राज्यों से सैकड़ों योद्धा आते थे ताकि वे उस अस्त्र को प्राप्त कर सकें, लेकिन पिछले कई वर्षों से कोई भी उसे प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए लोग अब उसे एक मनगढ़ंत कहानी समझने लगे थे। रात का समय, तेज हवाएं, बादलों के पीछे छिपा चांद, पहाड़ी के नीचे एक घर की खिड़की से एक लड़का झांक रहा था। अचानक उसने देखा, पहाड़ी से एक आग का गोला आसमान की ओर जा रहा था। फिर वह तुरंत कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके खिड़की से कूदकर पहाड़ी की ओर भाग पड़ा। पहाड़ी पर पहुंचते ही उसे एक आवाज सुनाई दी, किसे ढूंढ रहे हो लड़के? पीछे मुड़कर देखा, वह आदमी और कोई नहीं बल्कि बूढ़े यामा थे। विज्रांत बोला, मैं आ गया यामा जी। यमा मुस्कुराए और एक पत्थर पर बैठते हुए बोले, विज्रांत, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? विज्रांत तुरंत बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, पूछो पूछो। यमा ने गहरी आवाज में पूछा, तुम्हारे शरीर पर यह निशान कैसे हैं और यह लॉकेट तुम्हें किसने दिया? यमा का सवाल सुनकर विज्रांत कुछ सोच में पड़ गया। वो बोला, देखो मित्र, मुझे याद नहीं, मुझे मेरा बचपन ही याद नहीं। दादी ने बताया था कि यह लॉकेट मेरी मां का है और यह भाला मेरे पिता का। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। और दादी मना करती हैं कि मैं ये निशान किसी को न दिखाऊं। और दादी के बाद अब ये बात बस आपको पता चली है, क्योंकि मेरा कोई मित्र ही नहीं है। ये कहकर विज्रांत एक पल के लिए उदास हो गया। यमा ने हल्की आवाज में कहा, कोई बात नहीं। फिर वे गंभीर स्वर में बोले, देखो विज्रांत, कल जो मुकाबला होने वाला है उसमें 1000 से अधिक योद्धा भाग लेंगे। कुछ ने अपना पहला चक्र जागृत कर लिया है, कुछ ने दूसरा और कुछ ने तीसरा भी। अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें भी अपना चक्र जागृत करना होगा। आगे बोले, इसलिए जब तुम मुकाबले में हिस्सा लो तो अपना लॉकेट उतार कर हिस्सा लेना। विज्रांत चौंक गया। वह बुदबुदाया, लेकिन दादी ने कहा था कि यह लॉकेट मेरी रक्षा के लिए है। यम गंभीर होकर बोले, तुम समझ नहीं रहे लड़के, ये लॉकेट तुम्हारी शक्तियों को दबाकर रखता है
और अगर तुमने इसे उतार दिया तो मैं तुम्हें प्रशिक्षण दे पाऊंगा और तुम्हारे भीतर सालों से दबी शक्ति को नियंत्रित करना सिखा पाऊंगा। विज्रांत के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। यम बोले, मैं जानता हूं कि अग्नि ग्रंथ तुम्हारे पास है, और हाँ, मैं उसे तुमसे वापस नहीं लूंगा। मैंने वह ग्रंथ अपने शिष्य के लिए ही बनाया था। यम के मुंह से ग्रंथ का नाम सुनते ही विज्रांत के चेहरे पर घबराहट और डर आ गया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। यम कड़क आवाज में बोले, डरो मत, मैंने आज ही तुम्हें अपना शिष्य बनाया है। इतना सब होने के बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा? तुम मेरे शिष्य हो और वह ग्रंथ तुम्हारे पास ही रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसमें कई तकनीकें हैं, हमले की, गति बढ़ाने की, बचाव की, बहुत कुछ। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें वह सब सिखा सकता हूं जो तुम्हें अत्यंत शक्तिशाली बना देगा, यहां तक कि डिस्ट्रॉयर भी। फिर तुमसे सातों चिरंजीवी भी टकरा नहीं पाएंगे, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अब फैसला तुम्हारा है। आचार्य यमा साफ साफ देख पा रहे थे कि विज्रांत की आंखों में कैसी चमक है, और वे समझ गए थे कि यही सही समय है। आगे आचार्य यमा बोले, लड़के देखो, मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी तकनीक है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वह तकनीक सिखा सकता हूं, लेकिन तुम्हें अपने 4 चक्र जागृत करने होंगे और बहुत सी शक्तियों को हासिल करके उन पर काबू पाना होगा। अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारे पहले चक्र को जागृत करने में तुम्हारी मदद करूंगा। यह कहते हुए उन्होंने एक गहरी सांस ली। वे जान चुके थे कि विज्रांत को राजी करना इतना कठिन है। वहीं आचार्य यमा की बात सुनकर विज्रांत उत्साह से बोला, हां बिल्कुल, यह भी कोई पूछने वाली बात है आचार्य। अब से मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। क्या वह तकनीक आप मुझे दिखा सकते हैं? आचार्य यम बोले, नहीं लड़के, वो तकनीक मेरे पास नहीं है, पर मुझे पता है कि वह तकनीक कहां है। मैं तुम्हें बस उसके तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन उसे हासिल तुम्हें ही करना होगा। आचार्य यामा की बात सुनकर विज्रांत का मुंह उतर गया और वह वहीं मौन होकर बैठ गया। तभी उसे उदास देखकर यम बोले, देखो लड़के, कोई भी अच्छी चीज हमें तब मिलती है जब हम उसके लिए मेहनत करते हैं। इसीलिए उदास मत हो और अभी से हार मत मानो। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये जो तुमने लॉकेट पहना है, ये 9 रैंक के दिव्य तिलस्मी जानवर की मणि से बना है। तुम्हारा ये लॉकेट शक्ति और आसपास की ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। इसलिए जब तुम प्रतियोगिता में किसी से लड़ो और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम जीत नहीं सकते या तुम्हें कठिनाई होगी, तो ये लॉकेट उतार देना। आचार्य की बात पर एक पल सोचते हुए विज्रांत ने सिर हाँ में हिला दिया। विज्रांत को अपनी बातें मानते देख आचार्य यामा बोले, चलो लड़के, तो अब हम प्रशिक्षण शुरू करते हैं। चलो, अपने कपड़े उतारकर इस पत्थर पर बैठ जाओ। विज्रांत मन ही मन सोचने लगा, कहीं आचार्य को मैं पसंद तो नहीं आ गया, भला कपड़े उतारकर प्रशिक्षण कौन करवाता है। तभी आचार्य यम बोले, क्या सोच रहे हो लड़के, जल्दी करो और अपना लॉकेट भी उतार दो। विज्रांत ने यम के कहे अनुसार अपने कपड़े उतारे। उसके शरीर पर बने सभी रहस्यमयी निशान दिखाई देने लगे और उसके शरीर पर कुछ लिखा हुआ भी था। यह देखकर आचार्य यम आश्चर्य में बोल उठे, यकीन नहीं होता, 5 मूल शक्ति इस्तेमाल करने का तरीका इसके शरीर पर लिखा हुआ है। आचार्य यामा ने विज्रांत से कहा, विज्रांत, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मूल शक्ति क्या है? बताओ। विज्रांत ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं आचार्य, मुझे नहीं मालूम। अभी तो मेरा पहला चक्र भी जागृत नहीं हुआ, और मैंने सुना है कि हमें अपनी 7 चक्र जागृत करने होते हैं ना? आचार्य यामा हल्के से मुस्कुराए, हाँ सही कहा तुमने, लेकिन यह मेरे लिए जानना मुश्किल नहीं होगा। लो, अपना हाथ इधर लाओ। तभी आचार्य यामा ने विज्रांत के हाथ पर एक तिलस्मी पत्थर रखा और बोले, चलो लड़के, अब तुम इसमें अपनी शक्ति का थोड़ा सा अंश भेजो और फिर इस पत्थर को आसमान में फेंको। जैसे ही विज्रांत ने वह तिलस्मी पत्थर आसमान में फेंका, पत्थर अचानक गर्जना जैसी आवाज के साथ थंडर की तरह फट गया। आचार्य यामा मन ही मन सोचने लगे, इस लड़के की मूल शक्ति आगे चलकर बहुत प्रबल होगी। विज्रांत उत्साह और हैरानी से बोला, आचार्य बताइए मेरी मूल शक्ति क्या है, और वह तिलस्मी पत्थर ऐसे क्यों फट गया? आचार्य यामा बोले, विज्रांत, तुम्हारी मूल शक्ति थंडर है, बिल्कुल तुम्हारे नाम से मिलती जुलती, और तुम आगे चलकर बेहद शक्तिशाली बन सकते हो। एक दिन तुम अवश्य डिस्ट्रॉयर बनोगे। उधर दूसरी तरफ पहाड़ी से दूर महल की खिड़की पर खड़े महेश्वर अपने साथ खड़े निषाद वेदा से बोले, क्या आपने देखा
आसमान में अभी क्या हुआ? यह प्रकृति कैसा रूप ले रही है? निषाद वेदा ने शांति से उत्तर दिया, आप परेशान न हो महाराज। आज कोई थंडर मूल शक्ति वाला योद्धा प्रशिक्षण कर रहा है। मैंने पूरे राज्य में अपना शक्ति कवच फैला दिया है, इसलिए निश्चिंत रहिए, राज्य को कोई हानि नहीं होगी। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। अगला अध्याय 6 बहुत जल्द आ रहा है। तैयार रहिए, क्योंकि रहस्य और रोमांच बढ़ने वाला है। बने रहिए हमारे साथ द मिस्टीरियस वॉल्ट पर ब्रजेश यादव के साथ अगला एपिसोड देखने के लिए। सब्सक्राइब करें और डबल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप रहस्यमयी रोमांच का हर एपिसोड मिस ना करें।